चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 44 ए डी 44 ए डी। व्हाट इज दिस सेक्शन? हेडिंग है प्रेजम्पटिव इनकम। प्रेजम्पटिव इनकम in case of person engaged in eligible business. Presumptive income in case of person engaged in eligible business. देखिए एक टाइम पे ना इसमें पहले होता था एनी एसएससी, स्लोली ग्रेजुअली इसमें बदलाव किए गए और आ गया, लिखिए इफ एनी इंडिविजुअल, इफ एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल वो भी हटा दिया, इफ एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, if any resident individual, resident HUF or resident partnership firm, resident individual, HUF or partnership firm is engaged in eligible business, then they can opt for this section. Opt for this section, right? इसमें कौन नहीं इसका फायदा ले सकता? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन। नंबर 1, person carrying on agency business, comma, person या नेक्स्ट लाइन, पर्सन अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं, कमीशन ब्रोकरेज की इनकम हो रही है उसको, या फिर पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन as referred under section 44AA, 44AA, 44AA। एक बार फिर से सम अप करता हूं मैं। 44 AD हम सेक्शन कर रहे हैं। सेक्शन का नाम है प्रेजम्पटिव इनकम या फिर एस्टिमेटेड इनकम, दो नाम है इसके। 44 AD एप्लीकेबल किस पे है? Who can take benefit of this? Resident individual, HUF या partnership firm. The word partnership does not include LLP here. ना ही कंपनी इंक्लूड हो रही है। Who is not eligible? Number 1, agency business. Number 2, brokerage कमीशन की इनकम है आपकी। Number 3, 44AA के अंदर कवर। 44AA सबसेक्शन 1 में कवर्ड हो। 44AA सबसेक्शन 1 में कवर्ड हो, आप तब भी नहीं होगे, या आप हो एलएलपी। क्लियरली लिख लो क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में कंफ्यूजन होगा। एलएलपी हो तब भी आप कवर नहीं होगा। 4th पॉइंट एलएलपी, क्लियर? ये लोग यहां पर कवर्ड नहीं। अब इसके अलावा बचा कौन? हो सकता है कि आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हो अपना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग सच काइंड ऑफ सर्विसेज, मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं यहां पर कवर हो जाऊं। या अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, छोटा मोटा बिजनेस है, छोटे मोटे की डेफिनेशन इन्होंने दी है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? एक और पर्सन कवर नहीं होता यहां पर। 5th पॉइंट लिखो, पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस मेंशन्ड अंडर 44AE और 44ADA, फुल स्टॉप। मतलब
44AE के अंदर आते हैं प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग, ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले, वो लोग यहां पर आ नहीं सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले। और दूसरा 44ADA होता है बेसिकली प्रोफेशनल्स का, जो CA, CS, LLB, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए एक अलग से सेक्शन बना हुआ है 44ADA। उनको इतना सिंपल है कि अगर मेरी इनकम 50 लाख हुई है पूरे साल की, उस सेक्शन में बता रहा हूं क्या होगा। सरकार ने बोला कुछ नहीं करना आपको, अगर आपकी रिसीट 50 लाख की है, हम मानते हैं आपकी इनकम 25 लाख है, कुछ मत करो तुम, 25 लाख पर टैक्स दे दो, कोई खर्चा डेबिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना, 25 लाख की इनकम है, फुल स्टॉप। इतना इजी है। क्लियर? हाँ, हाफ मान लो। जैसे इसमें क्या है, 6%, अगर आपकी चेक से आई है, कैश में आई है तो 8%, उनको बोला कि तुम्हारी 50%। सर्विसेज है ना वो, तो खर्चा क्या लग रहा है? खर्चा तो कुछ है नहीं, बिजनेस है तो खर्चा भी तो लग रहा है। क्लियर? कोई सवाल? आगे बढ़ो। टू बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, टू बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, total turnover or gross receipt in the previous year should not exceed 2 crore rupees। मतलब 2 करोड़ रुपए से नीचे की आपका टर्नओवर हो या ग्रॉस रिसीट हो तो ही आप ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये सेक्शन आप ऑप्ट नहीं कर सकते। इजी। नेक्स्ट, योर एस्टिमेटेड इनकम शैल बी एज फॉलोज। नंबर वन, इन केस ऑफ कैश रिसीट कितना? 8%। इन केस ऑफ कैश रिसीट 8% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। क्लियर? नंबर टू, in case of receipt by way of account paid check, account paid draft, or by using any electronic clearing system, क्लियरिंग सिस्टम, क्लियरिंग CLEARING, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जैसे NEFT, RTGS, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, or the payment can be received maximum, the payment can be received maximum before filing of ROI, before filing of ROI under section 139 subsection 1। इसका क्या मतलब है? 139 सबसेक्शन 1, 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, सबको पता है। इंडिविजुअल के केस में, ऑडिट वालों के केस में 30 सितंबर, 30 सितंबर। मान लीजिए 2023-24 ईयर की पेमेंट है, बिजनेस की इनकम उधार पे भी होती है। 23-24 का ईयर खत्म हो गया 31 मार्च 2024 को, आपने अपनी बुक्स में दिखा दी आउटस्टैंडिंग इनकम, तो दिखा ही सकते हैं। यू हैव टू एंटिसिपेट द इनकम इन एडवांस।
बट वो पेमेंट अभी रिसीव नहीं, पेमेंट रिसीव हुई है आपको ईयर एंड होने के बाद, बट रिटर्न फाइलिंग से पहले चलेगा, वो इसी साल में दिखा दो आप। बट अगर रिटर्न फाइलिंग के बाद आई है वो इनकम तो नेक्स्ट ईयर में, इस साल नहीं दिखा। एम आई क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। कैश में आपकी 10 लाख की इनकम हुई है, मान लिया जाएगा कि आपकी इनकम कितनी हुई है? 60,000। आपकी इनकम 8 लाख, आपकी इनकम अगर चेक से 20 लाख हुई है तो मान लिया जाएगा कि आपकी इनकम 1,20,000। सिंपल, नॉट 1,60,000। सिंपल, राइट? क्या हम दोनों मोड से भी, क्या, हाँ, उल्टा लिख दे, ये हमारा चेक है, ये हमारा कैश है, ठीक है? मान लीजिए किसी एसएससी की दोनों मोड से इनकम हो सकती है एक टाइम पे, एक ही प्रीवियस ईयर में। क्या मैं कैश की इनकम और चेक की इनकम दोनों दिखा सकता हूं अपनी? हो सकती है, हो सकता है मुझे कुछ लोग कैश में पेमेंट दे रहे हो आप में से और कुछ लोग चेक से पेमेंट दे रहे हो आप, हो सकता है ना? तो मेरी टोटल इनकम, अगर मेरी टोटल रिसीट 30 लाख है, राइट, कैश और चेक मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरी टोटल कितनी होगी? 2,20,000 की मेरी इनकम हो गई। यही मेरी जीटीआई है, यही मेरी एनटीआई, एंड आई विल कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस, जो बेसिकली कितना आ जाएगा? नहीं। तो मेरी 30 लाख रुपए की रिसीट होने के बावजूद भी मेरा टैक्स कितना आ रहा है? 9 लाख। एम आई क्लियर? पक्का करके बता सकते हो? तो मिस्टर एक्स है जिसकी कैश रिसीट हो गई करीब 1,15,00,000 की, और चेक रिसीट है उसकी नियर अबाउट 1 CR की। बताइए कितना टैक्स आएगा इसका? फास्ट, क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? 70। इनकम कितनी हुई? वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, आई 2 करोड़ से ऊपर चला गया, 44 AD लगेगा नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। पता है क्या लिखना है कॉपी में जिन्होंने जो जो किया है? कि मैं नालायक, ऐसा एरो करके लिख लो, बड़ा बड़ा ऐसे हाथ बना के, आई एम स्टूपिड, ऐसा लिखना। याद रहेगा ना नेक्स्ट टाइम जब देखोगे? 2 करोड़ की लिमिट एग्जाम में याद रखनी। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, किस किसने कर लिया? किस किसने टैक्स निकाल दिया? कितने इंटेलिजेंट बच्चे? चलो चलो मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, आगे करो। नेक्स्ट, लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। द पर्सन हु इज ऑप्टिंग फॉर दिस सेक्शन, द पर्सन हु इज ऑप्टिंग फॉर दिस सेक्शन shall not be allowed for any further deduction under section 30 to 38, 30 to 38, 30 से लेके 38 तक आप कोई और खर्चा डेबिट नहीं कर सकते। फ्रॉम
the person opting for this section shall not be allowed for any further deduction from section 30 to 38. आपको कोई भी बिजनेस का खर्चा डेबिट करना अलाउड नहीं, इतना सिंपल है, ठीक है। कैन यू गेट डिडक्शंस? हाँ, आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे, एटीसी वाले जो होते हैं वो डिडक्शंस मिल जाएंगे आपको, पर पीजीबीपी के बिजनेस के खर्चे आपको करना अलाउड नहीं है। नंबर 2 नोट, if the person wants to declare the income, if the person wants to declare the income higher than the prescribed percentage, higher than the prescribed percentage, कर सकता है वो। If the person wants to declare the income higher than the prescribed percentage, he can do so. मतलब समझ आया? 6 और 8% से ज्यादा करना चाहो तो आप करो ना। सरकार को आप कह रहे हो कि नहीं सर, आप कहते हो मेरी इनकम 10 लाख पे 60,000 हुई है, पर मैं कहता हूं मेरी इनकम 10 लाख पे 4 लाख हुई है, कोई दिक्कत? गवर्नमेंट मना करेगी? बिल्कुल नहीं। इफ द पर्सन वांट्स टू डिक्लेयर द इनकम हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज, ही कैन डू सो, बट इफ द पर्सन वांट्स टू डिक्लेयर द इनकम लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज, he must have to get his accounts, he must have to get his accounts audited. दो नोट हो गए। नोट 3, depreciation to such assessee, depreciation to such assessee shall be deemed to have been allowed. Deemed to have been allowed का मतलब क्या हुआ? Deemed to have been allowed मतलब मान लेंगे कि तुमने डेप्रिसिएशन ले लिया है, डेप्रिसिएशन तुम्हें अलग से नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा है? 32, 32, राइट। आपने एक सेक्शन लिखे नीचे, कौन से सेक्शन आपको अलाउड नहीं है ऑप्ट करने? 32, 38, 32 उसके बीच में आ गया, तो इसका मतलब 32 ऑप्ट करने को आपको मिलेगा नहीं। 32 ऑप्ट करने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल अकाउंटिंग वाला ले लो कि चलो इनकम टैक्स वाला तो अपने को लेना नहीं है, नॉर्मल जो 12th के अकाउंट्स करते थे वो ले लेते हैं ना। आपको मान लेंगे कि जो 6-8% है ना, जो बचा वो आपका खर्चा मान लेना 92 या 94%, उसमें डेप्रिसिएशन ले चुके हो आप, मान लिया जाएगा। क्लियर? पक्का? कोई डाउट? सेक्शन काफी इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है और रियल लाइफ में काम भी बहुत आता है। अगला नोट, नोट नंबर 4, सच पर्सन shall not require to maintain, such person shall not require to maintain books of accounts as mentioned under section 44AA. नेक्स्ट कहता है the assessee should not avail exemption under section 10AA, 10AA or deductions under section 80JJA, 80JJA। किसी को अगर कोई पता हो ये सेक्शन के बारे में? हाँ, 80JJA जी। जी बिल्कुल, 80JJA लिखने भी है साथ साथ में 80J। आप ये देखना कि जो जो मैं सेक्शन बोल रहा हूं ये सारे बिजनेस से रिलेटेड वाले आएंगे। 80JJA बायोडिग्रेडेबल वाला था, 80JJAA मतलब JJA, लास्ट क्लासेस के हैं ये सारे, याद है किसी को? JJA ये हालात होते हैं हमारे कि जब हम रिपीट ना करें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो एक समय ऐसा था आपको डिडक्शन बहुत अच्छे से लर्न हो चुका था और ना रिपीट करने की वजह से ये होता।
डबल जे डबल ए होता है जब हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करते हैं 3 साल तक 30% वेजेस वाला। कोई बात नहीं। 80 क्यों बी, 80 क्यों ए, आर आर है कोई नहीं। 80 क्यों ए, क्यों बी, 80 आई ए, आई बी, आई सी, आई डी, आई ई, आई ए से लेके आई ई तक, एंड 80 आई ए बी। नोट 5 नोट हो गए। सिक्स्थ और वट एवर नंबर, इफ द असेसी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस or unabsorbed depreciation, if the assessee has brought forward business losses or unabsorbed depreciation, he is not allowed to, if the assessee has brought forward business losses मतलब पुराने सालों के बिजनेस के लॉस, या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मतलब पुराने साल में डेप्रिसिएशन पूरा क्लेम नहीं कर पाया, तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ दैट। such assessee such next note, such assessees are required to pay tax in a single installment of advance tax by 15th March of financial year। ये सेक्शन क्या है कि थोड़ा बहुत अगर याद कर पाओ कि एडवांस टैक्स का एक चैप्टर होता था तो इसमें 4 डेट्स होती थी। नॉर्मल एसएससी को एडवांस टैक्स कैसे देना पड़ता था, वो तो पेनल्टीज आ गई। डेट कब थी आप ही बता दीजिए, उम्मीद पे खरा उतरने के लिए। क्या डेट थी? 4 टैक्स की डेट क्या होती है? टैक्स की डेट क्या होती है? आपसे ये उम्मीद नहीं है भाई साहब, आप ये काम करते हो। हाँ, पंद्रह जून। हाँ, फ्लो में जे जुलाई चलता है, ठीक है। जून, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड सो। वो जो एडवांस में इंस्टॉलमेंट में देते हो ना टैक्स, उसकी जगह इनको बोला कि तुम एक ही दिन दे देना, ये साल भर में 4 इंस्टॉलमेंट को छोड़ दो, तुम 15 मार्च को बस लास्ट में एक बार दे, बस दैट्स इट। प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं मैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता कि 15 मार्च को आप टैक्स पे करो, ठीक है। आप ज्यादातर लोग जो है ना रिटर्न के साथ ही टैक्स पे करते हैं, कुछ बहुत भयंकर टैक्स लगता भी नहीं, मतलब 234 एबीसी तो लगेगा नहीं। देखो इन्होंने वो तो कंबाइन कर दिए पर वो करे नहीं, समझो बात को। तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कैसे? पेनल्टी तो 31 तारीख के बाद लगेगी आपको, बी वाली तो जो रिलेट कर पा रहे हो अगर आप वो सेक्शन, उसको भी तो चेंज करना था फिर, ठीक है, तो उसको चेंज कराना है। एनीवे, तो इनको एडवांस टैक्स कब देना है? 15 मार्च को। सिंपल भाषा में आपके पूरे साल का जो टैक्स आपके हिसाब से बनता है आप कब पे कर दो? 15 मार्च, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना 31 मार्च, उससे पहले जो 15 मार्च आता है उस दिन आप टैक्स दे देना एक ही बार में सारा, बस इतना बोला। क्लियर है ना? ये एक लास्ट नोट इसका,
If the assessee opt for rejecting this scheme, क्या आपको लेनी जरूरी है ये स्कीम? यही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है ना भाई, मेरा जरूरी तो नहीं है कि मैं स्मॉल बिजनेसमैन हूं तो मेरे को ये लेना पड़ेगा फायदा, ऑप्शनल है ना। बट अगर वो रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? इफ द असेसी रिजेक्ट दिस स्कीम आफ्टर ऑप्टिंग इट, एक बार ले ली मैंने और फिर रिजेक्ट कर रहा हूं। इफ द असेसी रिजेक्ट दिस स्कीम आफ्टर ऑप्टिंग दिस, देन he shall not be allowed to opt back the same scheme for next 5 years. Easy, 5 सालों तक आप ये ले। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? डन, ये सेक्शन हो गया खत्म। रीड करके देख लो, कोई सवाल है तो पूछो, फिर हम 44 AE की तरफ बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है या समझ नहीं आया? इजी, समझ नहीं आया? एक बार फिर से बताता हूँ। लाइक आप एसएससी हो नॉर्मल, ठीक है, क्लास में आए नहीं थे ना पहले। अगर मैं एक नॉर्मल एसएससी हूँ, मेरा छोटा मोटा व्यापार है, एक छोटी दुकान चलाता हूँ मैं, हो सकता है कि मैं छोटा ये रिमोट बेचने की मेरी दुकान, तो मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करूं, अपने बिजनेस को ऑडिट करवाऊं, एक अकाउंटेंट को हायर करूं, अपने अकाउंट्स बनवाऊं, क्योंकि बहुत सारे पैसे ये ले जाएगा और बहुत सारे पैसे अकाउंटेंट ले जाएगा। मेरा एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है, तो मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूं, तो सरकार से मैंने एक फायदा मांगा कि मैं स्मॉल हूं, आप मुझे उस कैटेगरी में ना रखें बड़ों की, मुझे थोड़ा फायदा दीजिए आप, राइट। तो सरकार ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक अलग से सेक्शन बनाता हूं, तुम छोटे बिजनेसमैन हो, तुम एक काम करो, तुम्हारा जितना टर्नओवर है तुम उसका 6% तुम्हारी इनकम मान लूंगा। तो मैंने कहा मेरा टर्नओवर तो 1 करोड़ है सर, और बैंक में आता है। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम मानते हैं तुम्हारी इनकम कितनी हुई है, 6 लाख। इजी है ना? मेरी इनकम कितनी हुई, 6 लाख, बस बात खत्म, इतना ही बोला। और अब तुम एक काम करो, 6 लाख रुपए के ऊपर जो पहले स्लैब रेट होती थी उसके हिसाब से टैक्स दे दो, तो 5 लाख तक तो 2.5 लाख तक तुम्हारा माफ है, उसके बाद 12,500 और 1 लाख का 20,000 टैक्स बनाओ, टैक्स इतना बोला। दिस इज ऑल अबाउट दिस, समझ गए? कोई सवाल? नेक्स्ट सेक्शन लिखिए 44 AE, presumptive income in case of, for 44 AE, presumptive income in case of person engaged in the business of playing, hiring, and person engaged in the business of playing, 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 hiring, leasing goods carriages, playing, hiring, playing, hiring, leasing goods carriages, ट्रक जो देते हैं ना ट्रांसपोर्ट वाले किराए पे, वो, फुल स्टॉप। Right? Downside arrow. The person can opt for this section if he is engaged in opt for this section if he is engaged in above mentioned business and not owning more than 10 goods carriage and not owning more than
10 goods carriage at any time during the previous year. Downside arrow, his income shall be rupees 7,500 per month or part of the month for heavy or non-heavy vehicles. Heavy or non-heavy vehicles, downside arrow, and such calculation will be per truck and the counting shall starts shall be per truck and the counting shall start from the date of possession. Date of possession. Full stop. Downside arrow. If the assessee wish to declare any higher income if the assessee wish to declare any higher income 7500 से ऊपर डिक्लेयर करना चाहता है, if the assessee wish to declare any higher income he can do so, but if he wants to declare any lower income then he is required to maintain books of accounts under section 44AA and also he is required to get the books of accounts audited under section 44AD. AD. ए बी ऑडिट वाला और ए डी लास्ट वाला. ऑडिट ए बी में होगी बट एज पर ए डी होगी. ए डी में क्या था, अगर आप एक लेवल से बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ आप यार, या इधर बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ. अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको ऑडिट करवानी, अदरवाइज नहीं करवानी. आ रहा भाई साहब. आप बी लिख लो. ए बी, बी फॉर बॉम्बे. कुछ नहीं, ए बी फुल स्टॉप लिखो. 44 ए बी.
कि उस सेक्शन के अंदर जो ऑडिट है वो ऑडिट करवा लेना, बस ये बोला। ठीक है, आगे लिखो। All expenses from 30 to 38 section will not be allowed. Will not be allowed. Benefits of chapter 6A, that is deductions, shall be available. Benefits of chapter 6A, that is deductions, shall be available. चलो मैं करवाता हूँ आगे, देखो ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं 44AE सेक्शन की। 44AE में आपने लिखा that any person who is into the business of transport, playing, hiring, leasing of the goods carriage shall be covered under this section। और उसकी इनकम कितनी होगी? उसकी इनकम होगी 7500 रुपए पर ट्रक के हिसाब की पर मंथ की इनकम हो जाएगी उसकी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखो आगे। here when we use the word truck, it is divided into two parts। here when we use the word truck, it is divided into two parts, that is heavy and light। heavy and light। heavy means those trucks which carry the 12,000 tons, 12,000 kg, 10-12,000 किलो से ज्यादा का माल उठाते हैं। 12,000 kg कैपेसिटी वाले। और ये वाले कौन से हो गए? एनी अदर देन दैट, छोटे वाले, एनी अदर देन दैट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रक्स जिनकी कैपेसिटी कितनी है? 12,000 kg से ज्यादा, वो हैवी में काउंट होंगे। एंड अदर देन दैट मतलब 12,000 kg की कैपेसिटी से कम वाले, वो लाइट में काउंट होंगे। इनको लाइट मोटर व्हीकल बोला जाता है, इनको हैवी मोटर व्हीकल बोला जाता है। राइट, लिख लिया? डन। डाउन साइड एरो। The incomes shall be deemed to be rupees 7,500 per month or part of the month, per month or part of the month per truck। But in case of heavy goods vehicle, it will be ₹1,000 per ton of gross weight। ये आएगा नहीं आपको। ₹1,000 per ton
₹1,000 per ton of gross vehicle weight, per month और पार्ट ऑफ द मंथ। ये पार्ट ऑफ द मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर एक दिन भी हुआ तो माना जाएगा। पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, पर ट्रक। ड्यूरिंग विच द गुड्स कैरेज इज ओन्ड बाय द असेसी, मतलब अगर बेच दिया तो आगे जोड़ना नहीं है। ड्यूरिंग विच द गुड्स व्हीकल इज ओन्ड बाय असेसी, क्लियर। अगर आप इससे ज्यादा क्लेम करना चाहो तो असेसी, बस फुल स्टॉप। इसका मतलब यह कि बेच दिया अगर आपने तो बेचने के अगले महीने से आपको टोटल में जोड़ना नहीं। ये था वो क्वेश्चन, राइट। डन। हु इज असेसी हियर? यहां पर असेसी कौन है? एनी असेसी। एनी मतलब यहां पर कौन कौन काउंट है? इंडिविजुअल, HUF, LLP, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एक्सेट्रास, ऑल आर काउंटेड हियर, राइट। फिर एक चीज और, अगर पार्टनरशिप फॉर्म आ गई तो एक और चीज आ जाएगी, व्हाट अबाउट द सैलरी इन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर। क्या वो खर्चे में लेंगे कि नहीं लेंगे? तो लिख लो उसका भी नोट। इफ द असेसी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, if the assessee is a partnership firm, then the salary and interest shall be allowed to be deducted from the income, provided they are within the limits as mentioned under section 40B, as mentioned under section 40 subsection B. सबसेक्शन बी सैलरी इंटरेस्ट होता है कि सैलरी कितनी देनी है पार्टनर्स को, वो पीजीबीबी बताता है, हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। जो पहले 3 लाख रुपए तक 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर एंड आफ्टर दैट 60% वाला क्राइटेरिया लास्ट क्लास में कर चुके हैं, राइट। इसके बाद में डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 क्लेम करने को मिलेगा, यहां पर मिलेगा नहीं मिलेगा यहां पर, राइट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। इफ यू, अगर आप लोअर प्रॉफिट शो करते हो तो क्लेम तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। कौन से सेक्शन में? 44AA में। क्या ऑडिट करवानी है? अगर आप लोअर क्लेम करते हो तो ही ऑडिट करवानी है, अदरवाइज ऑडिट नहीं करवानी है आपको, ठीक है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे ट्रक्स लिए हुए, ज्यादातर वैसे ही लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे लेना, डाउन पेमेंट करके ले लिए, तो क्या यहां पर काउंट होंगे वो ट्रक्स? इंस्टॉलमेंट पे लिया तो क्या काउंट होगा? इंस्टॉलमेंट पे लिया तब भी है तो आप ही का ना, काउंटिंग में आएगा। एक सवाल आता है, लीज पे लिया तो तो भी काउंट, हायर परचेज पे तो भी काउंट, आपका है वो, जब आप चला रहे हो तो आपका काउंटिंग में आ जाएगा, क्लियर।
आपको जान के खुशी होगी कि मॉड्यूल में एक अमेंडमेंट है हमारे, जिसमें ये बोला है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे और हमारे लिए ट्रक सब सेम है। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि वेदर इट्स अ हैवी और वेदर इट्स अ लाइट, सभी ट्रक्स की जो पेमेंट है हम कितनी लेंगे अब, एज पर अमेंडमेंट ₹75,000 ₹7,500 पर मंथ पर ट्रक, पर मंथ इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द मंथ ऑन, बस सिंपल है। वेदर इट्स अ लाइट 12 MT, दैट इज 12,000 किलो से नीचे हो चाहे ऊपर हो, हम 7,500 रुपया महीना ही मानेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए लेटेस्ट क्या है, हमें कैलकुलेशन एग्जाम पर्पज से क्या करनी है, 7,500 पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, पर ट्रक, वेदर द ट्रक इज हैवी और लाइट। वो जो ग्रॉस टन, 1 टन का 1,000, वो सब हटा दिया। क्लियर, इजी हो गई कैलकुलेशन। वो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती थी कैलकुलेशन की, हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्लियर, लिख लीजिए, नोट डाउन नीचे, नोट द इनकम हेयर विल बी 75,000 रुपीज एज पर अमेंडमेंट, इनकम हेयर शैल बी 7,500 रुपया पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ, पर ट्रक, irrespective of weight of the vehicle, whether heavy or light। क्लियर। नेक्स्ट एक सेक्शन हमारा लास्ट क्लास में बीच में छोड़ा था हमने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। लिखना स्टार्ट करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक सेक्शन हमने बीच में छोड़ा था, ये हो गया खत्म। 44AA एक सेक्शन था हमारा, लिखो 44AA। कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बट लिखना पड़ेगा। कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दो पार्ट में बटा हुआ है ये सेक्शन। पहला, दोज कैरी ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, पहला दोज कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। लिखो नंबर 1, इफ ग्रॉस रिसीट एक्सीड 1,50,000 in each of preceding 3 years, if gross receipt exceeds 1,50,000 in each of the last 3 preceding years, whereas in case of new profession, rupees 1,50,000 shall be taken for only previous year। प्रीवियस ईयर मतलब उसमें 3 साल नहीं देखना है, अपनी करंट ईयर का देखना। नया प्रोफेशन है तो इस साल अगर 1.5 लाख आपका क्रॉस हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी स्टार्ट कर, फुल स्टॉप। और अगर इस लिमिट से ज्यादा नहीं है आपकी ग्रॉस रिसीट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी नहीं है। लिख लो चाहे वो, इफ द ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड द अबव लिमिट, no proper books of accounts are necessary, only documentary evidence are enough।
ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, स्लिप, पर्ची एक्सेट्रा। कैटेगरी नंबर 2, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, पहले वाला कौन सा था? स्पेसिफाइड प्रोफेशन, अब है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस एनी टाइप। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ एनी टाइप। या तो आप देखिए, दो कैटेगरी है यहां पर, पहला बिजनेस और दूसरा प्रोफेशन। प्रोफेशन फर्दर डिवाइडेड है स्पेसिफाइड में और नॉन स्पेसिफाइड में, छोटा और बड़ा, ये बोला है। अब कैटेगरी कैसे बन गई कि जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है उनको हमने छूट दे दी। स्पेसिफाइड प्रोफेशन बोला कि 1.5 लाख रुपए तक रिसीट है तुम्हारी, अगर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ, लाइक अकाउंटेंट हो गया छोटा मोटा एक्सेट्रा, तो उनको बोला कि तुम 1.5 लाख रुपए की तुम्हारी अगर रिसीट है तो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ। और दूसरा कौन है? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस, ये आ गया। दूसरी कैटेगरी है नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ एनी टाइप। इफ द इनकम exceed 1,20,000 in any of the 3 years, any of the 3 years preceding this previous year, or in case of new business or profession, in case of new business or profession, if the income exceeds 1,20,000 in current year, or total sales or turnover exceeds 10 lakh, exceeds 10 lakh in any year, in case of new business profession, current year, in case of new business profession, current year। तो कितने हो गए? ध्यान से समझो, लिखा गया आपने स्पेसिफाइड को तो अलग कर दिया, अब हम आगे नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या बिजनेस किसी भी तरह का, अगर उनकी इनकम कितनी 1,20,000 से ज्यादा हो या उनका टर्नओवर कितना 10 लाख से ज्यादा हो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। कैटेगरी नंबर इसकी हो गई, इसकी कैटेगरी सब कैटेगरी ए थी, ये इसकी सब कैटेगरी ए थी। इसमें और भी पॉइंट है आगे, वो आप लिख चुके हो। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कवर होते हो और अगर आप अपनी इनकम लोअर दिखाते हो स्पेसिफाइड लिमिट से, तो आपको 44AA की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ती थी, आपने लिखा था वहां पर, तो वो भी लिख लो यहां पर। पॉइंट नंबर 2, इफ यू आर covered under section 44AD, 44AE or 44AF, 44BB आएंगे भी, and the person claims income lower than the specified income, lower than the specified income,
then they have to maintain books of accounts. Clear? Note any other than the above need not to maintain. मतलब अगर आप इस कैटेगरी में नहीं फॉल होते हो तो आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं. नोट लिखो. These books of accounts shall be maintained for 6 years from the end of relevant previous year, from the end of relevant assessment year. Shall be maintained for 6 years from the end of relevant assessment years. Otherwise, penalty under section 271F, F for फरीदाबाद, 271A, F की नहीं लगेगी यहाँ, 271A, A for apple, 271A will be ₹25,000 maximum. 271A, 271A में 25,000 मैक्सिमम. क्लियर? डन. आगे लिखो. नेक्स्ट सेक्शन 44AB, AB, AB लिखिए. कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स. ऑडिट किसको करवानी है कंपल्सरी? नंबर 1, पर्सन कैरिंग बिजनेस. If the total sales or turnover or gross receipt exceeds ₹1 crore, exceeds ₹1 crore. Number 2, if the person carrying on the profession करता है तो ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स 50 लाख, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो इसको कंपल्सरी. किसको कराना? बिजनेस वाले को 1 करोड़, सर्विसेज वाले को 50 लाख. तीसरी कैटेगरी, पर्सन कवर्ड अंडर 44AE, 44BB, 44BBB, and the person claim income lower than the specified limit. Income lower than the specified limit. ब्रैकेट में लिख लो इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर. यहां पर टर्नओवर नहीं देखना है, ठीक है? क्लियर? नंबर 4, पर्सन कवर्ड अंडर 44AD. AD में कवर होने के दौरान पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD सबसेक्शन 4 and his income exceeds basic exemption limit. And the income exceeds basic exemption limits. ऑडिट करेगा कौन?
Such audit shall be done by practicing chartered accountant. कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म्स होते हैं 3C, 3CA, 3CB. थ्री सी ए, 3CB, 3CD भी होता है. एग्जाम एमसीक्यू के हिसाब से बता रहा हूं, थोड़ा बहुत कुछ पूछ ले तो वैसा नहीं आता. इफ द पर्सन contravene the section, he shall be liable for a penalty. If the person contravene the provision, he shall be liable for a penalty under section 271B. कितनी लगेगी? 271B, B for Bombay. Liable for a penalty under section 271B. कितनी? 0.5%, 0.5, आधा परसेंट, 0.5% of total sales or turnover, or rupees 1.5 lakh or rupees 1,50,000, whichever is higher, whichever is less, whichever is less. एक नोट है, अमेंडमेंट आई थी कुछ साल पहले, वो लिख लो. रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB. (44AB) does not apply to a person who is covered under section 44AD, presumptive taxation, who is covered under section 44AD, D for Delhi, presumptive taxation, and his total sale or turnover or gross receipt, and his total sales or turnover or gross receipt does not exceed 2 crore. क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो. नेक्स्ट प्रोविजन लिखिए, सेक्शन 36 सबसेक्शन I, क्लॉज VI. बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड. बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, V2I. बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स. लिखें, बेड डेट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, which are related to business or profession are allowed to be debited without any restrictions. एक्चुअल बेड डेट्स है तो डेबिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. बट इफ सब्सिक्वेंटली देयर इज अ रिकवरी, अगर बाद में ये बेड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, बट इफ सब्सिक्वेंटली देयर इज अ रिकवरी
of bad debts it will be considered as an income of assessee. It will be considered as an income of assessee under कौन से हेड में? अंडर द हेड पीजीबी. डेबिट कहाँ किया था आपने इनको, तो वापस रिकवरी होगी तो कहाँ जाएगा? पीजीबी. अंडर द हेड पीजीबी. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 41 सबसेक्शन 4, of the year in which bad debts has been recovered. Under section 41 subsection 4, of the year in which such bad debts are recovered, it will be treated as income. कौन से सेक्शन में इनकम माना जाएगा इसको? 41 सबसेक्शन 4 में. कौन से ईयर में? जिस साल इनकी रिकवरी हुई है, ना कि जिस साल ये एक्चुअल थे और बैड डेट हो गए उस साल की इनकम नहीं, जिस साल रिकवर हुए उस साल की इनकम मानी जाएगी. ठीक है. नोट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट अलाउड. प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट अलाउड. In fact, provision for any purpose is not allowed. किसी भी तरीके का प्रोविजन अलाउड नहीं है, पीजीबीपी में अलाउड नहीं है. पॉइंट नंबर 2, रिजर्व फॉर एनी पर्पज इज नॉट अलाउड. किसी भी तरीके का रिजर्व आपको डेबिट करना अलाउड नहीं है. क्लियर है? आगे लिखें. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स provision for bad debts is allowed as a special case in case of banks or financial institutions. In case of bank or financial institution. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोविजन बनाने अलाउड है इंडिया के अंदर. नंबर 1, कितना अलाउड है इंडियन बैंक को? इंडियन बैंक को कितना अलाउड है? इंडियन बैंक को अलाउड है 7.5% of GTI of their gross total income before debiting any provisions. मतलब ये जो प्रोविजन आप बना रहे हो इससे पहले वाले GTI जो होगी, समझ आया क्या करना है? जो प्रोविजन बनाना है इसको डेबिट करने से पहले जो आपकी GTI है उसका 7.5% आपको अलाउड. क्लियर है? प्लस इंडियन बैंक्स को एक तो ये अलाउड है और इंडियन बैंक्स को क्या अलाउड है? 10% ऑफ एवरेज मंथली एडवांसेस. 10% ऑफ एवरेज मंथली एडवांसेस. 10% of average monthly advances of
रूरल ब्रांचेस ऑफ बैंक। अर्बन ब्रांचेस को 7.5% स्पेशल जीटीआई जो डेबिट करने से पहले, और अर्बन ब्रांचेस का 10% किसका? एवरेज मंथली एडवांसेस ऑफ रूरल ब्रांच। जितना आपने एवरेज मंथली लोन दिया है, मतलब मान लीजिए आपने पूरे महीने के अंदर 10,000 रुपए का लोन दिया हुआ है ब्रांच, रूरल ब्रांच में, और अर्बन में 50,000 का दिया हुआ है, और आपकी जीटीआई बिफोर डेबिटिंग है 5 लाख रुपए की, तो आपका प्रोविजन कितना आएगा? प्रोविजन कितना होगा जल्दी से बताइए। जीटीआई बिफोर डेबिटिंग वाली 50,000 अर्बन ब्रांच का एडवांस है मंथली एवरेज, और ये 10,000 रूरल ब्रांच का मंथली एडवांस है, और ये जीटीआई कितना आएगा? टोटल प्रोविजंस कितने आएंगे इस बैंक के? हम्म 38,500। ऊपर 5 लाख लिखा है, 38,500 इज द आंसर। 37,500 इसका और 1,000 इसका। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, फॉरेन बैंक्स को कितना अलाउड है? फॉरेन बैंक को प्रोविजन कितना बनाना अलाउड है? 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर? एडजस्टेड टोटल इनकम कौन सी वाली है? वही सेम, बिफोर डेबिटिंग सच प्रोविजंस। थर्ड, पीएफआई और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को। पीएफआई होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एसएफसी होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। इनको कितना अलाउड है? सेम एज अबव, मतलब 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? जीटीआई बिफोर डेबिटिंग सच प्रोविजंस। एक 2016 के अंदर इस प्रोविजन में एडिशन किया गया। एडिशन कुछ नहीं है, बस एक वर्ड जोड़ दिया गया, बाकी सब कुछ सेम है। एनबीएफसी सेम एज अबव, मतलब 5% का प्रोविजन उनको भी अलाउड। एनबीएफसी 2016 में एडिशन हुआ था, ये इफेक्टिव कब से हुआ? 1 अप्रैल 2017 से। फाइव परसेंट ऑफ टोटल इनकम। एनबीएफसी को 5% ऑफ देयर टोटल इनकम अलाउड। नहीं, यहां डिफरेंट रहेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम प्रोविजन से डेबिट, हाँ मीनिंग सेम आएगा, सेम है।
एंड ऑफ द डे मीनिंग सेम आ जाएगा। कोई सवाल है तो पूछो। जब हम एनबीएफसी का करते हैं ना, उसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ टोटल इनकम की क्या है। लिख लो टोटल इनकम की एक्सप्लेनेशन हियर, क्योंकि बाद में रूल्स में आई थी 2017 में, वो भी दी थी उन्होंने, थोड़े से बदलाव करके दिए थे। लिख लो उसमें टोटल इनकम हियर मीन्स द इनकम कंप्यूटेड बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स अंडर दिस क्लॉज, मतलब कोई भी बेड डेट्स को डेबिट नहीं करना। बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट अंडर दिस क्लॉज, ब्रैकेट में लिख लो, बिफोर डेबिटिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6A, एक्स्ट्रा वो जोड़ दिया। एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, मतलब एटीसी एक्सेट्रा के जो डिडक्शंस है, एटीसी टू 80, वो भी नहीं लेने इनको। है मैं क्लियर? बाकियों को अलाउड है, बाकियों को अलाउड, बाकियों को मिलते ही नहीं है, कोई क्लॉज में मिलता नहीं है ना, इनको मिल जाता है। क्लियर? अब सुनो ध्यान से पूरा सेक्शन क्या कहता है। एक एग्जांपल लिखो जल्दी से। पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, हुज जीटीआई is rupees 1000 lakh. GTI is rupees 1000 lakhs. Average monthly advances of rural branch. Average monthly advances of rural branch are 3000 lakhs. मैक्सिमम प्रोविजन अलाउड हियर विल बी, कितने प्रोविजन होंगे यहां पर अलाउड? देखिए आंसर समझ लो बच्चों जिनको नहीं आएगा। 1000 का कितना? 75%, और 3000 का कितना? 10%। कितना हो गया ये? 75 लाख, और यहां पर 300 लाख, मतलब 3 करोड़। टोटल कितना हो गया? 375 लाख, 3 करोड़ 75 लाख। आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन बी, इफ दिस वुड हैव बीन अ एनबीएफसी, अगर ये एनबीएफसी तो क्या होता? फ्लैट। कितना है? 4000 लाख गुणा 5%, कितना हो जाता? 400 लाख, 4 करोड़ का आंसर आ जाता। कॉपी मत करो खुद, इसमें तो कम से कम अपने आप सॉल्व करो। समझ नहीं लगे पड़े लिखने में, इसमें कौन सी कैलकुलेशन है, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है जो आपको लग रहा है घर जाके नहीं सॉल्व कर सकते, और डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम एट होम। क्लियर? सी क्वेश्चन, व्हाट इफ दिस इज अ फॉरेन बैंक, तो क्या होगा? या फिर पीएफआई है, या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? सेम आंसर विल बी देयर। क्लियर? 5% लगाना है एनबीएफसी। कर दो। क्लियर? वो 200 लाख आ जाए। क्लियर? और ये भी सेम एज अबव। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी कर चुके हो? लिखो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी is allowed
provided it is ड्यू, प्रोवाइडेड इट इज ड्यू मतलब मुझे पता है कि इस साल मुझे अंत में पे करनी है, प्रोवाइडेड इट इज ड्यू एंड कैलकुलेटेड इन अ साइंटिफिक मैनर। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 41 सबसेक्शन 5, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सबसेक्शन 5। एक दो बच्चों की शक्ल देखने लायक है, गुस्सा दिख रहा है। सेक्शन 41, चलो लिखो कुछ नहीं होता। सेक्शन 41 सबसेक्शन 5, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये सेक्शन किस चीज का है? सेक्शन 41 सबसेक्शन 5, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो टॉपिक से समझिए क्या है कि बेसिकली अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया बट आपके लॉसेस पीजीबीपी के हैं, किसी न किसी, हो सकता है ऐसा सिचुएशन, हो सकता है आपके लॉसेस आ रहे हैं तो आपने बिजनेस बंद कर दिया, तो क्या इस बंद बिजनेस के लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपका बिजनेस हो गया बंद, पर्टिकुलर पहले आप टेक्सटाइल बनाते थे, टेक्सटाइल का काम बंद हो गया, अब आपका आप फुटवियर में जाना चाहते हो, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या एक ही पैन कार्ड पे उस पर आपके लॉसेस थे तो क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हो, बट सेट ऑफ कहां से होंगे वो देखा जाएगा। आपको लिखे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 41 सबसेक्शन 5 कहता है, इफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन हैज बीन क्लोज डाउन, if any business or profession has been closed down and there are losses related to such business, मेरा बिजनेस बंद है अगर, बट उस बिजनेस के कुछ लॉसेज है related to, and there are some losses related to such business or profession incurred in the year in which such business or profession has been closed down। क्लियर बच्चों? नॉर्मली पीजीबीपी के लॉसेस जो होते हैं ना वो कितने साल तक जाते हैं? 8 साल। बुक्स मेंटेन 6 साल करनी पड़ती है इनकम टैक्स में, लॉसेस 8 साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब 8 साल तक आप उनका आने वाले समय में प्रॉफिट से माइनस कर सकते हो। नॉर्मली डिसकंटिन्यूड बिजनेस जो होते हैं उनके लॉसेस 8 साल से भी आगे जा सकते हैं। क्लियर? इफ एनी business or profession has been closed down and there are losses related to such business or profession incurred in the year in which such business or profession has been closed down, such losses shall be allowed to be carry forward even after expiry of 8 years, even after expiry of 8 years। बच्चों फिर से ध्यान से सुनो एक बात, 8 साल तक नॉर्मली जाते हैं, तो 8 साल तक अगर ये आदमी कोई भी बिजनेस दूसरा कर रहा है उसे सेट ऑफ कर सकता है ना, है ना? ये जो 8 साल के बाद वाला जो प्रोविजन है ऑब्वियसली स्पेशल प्रोविजन है, इससे वो नॉर्मली तो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा, कुछ लिमिटेड चीजों से सेट ऑफ कर सकेगा ये 8 साल के बाद में, वो लिखवानी है मुझे 8 years, but after 8 years it can be set off, after 8 years it can be set off only from आपने बताना है मुझे कौन से सेक्शन से। नंबर 1 41 सबसेक्शन 1,
41 सबसेक्शन 3, 41 सबसेक्शन 4, सूना सूना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? जोर से बोलिए, टॉक टू मी। यस, कोई बता सकते हैं ये सेक्शंस कौन से हैं? कुछ बच्चों ने तो कंप्लीट अटेंड की हुई है, यू कैन टेल मी। ये सेक्शन हमने किए हैं थोड़े दिन पहले। एक सेक्शन तो आज ही करा है नालायकों। किस चीज का था? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। 8 साल तक आप नॉर्मल चलिए, 8 साल के बाद खाली इन 3 सेक्शन से ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। किससे? अगर आपकी कोई बैड डेट की रिकवरी आई है तो 8 साल बाद आप उससे सेट ऑफ कर लो, ठीक है। 41 सबसेक्शन 4 आ गया। सबसेक्शन 1 और 3 बता सकते हो कोई किस चीज का? आई गेस सेकंड क्लास में करवाया था मैं, नहीं? कोई बता सकता है? 41 सबसेक्शन 1 है रिकवरी ऑफ सेल्स टैक्स एक्सेसिवली पेड। रिकवरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेसिवली पेड, अगर कभी ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया आपने, वो वापस मिल जाता है उसका। 41 सबसेक्शन 1। 41 सबसेक्शन 2 किया हुआ है आपने, बैलेंसिंग चार्ज पढ़ा था ना? बैलेंसिंग चार्ज पढ़ा था? किस किस केस में? चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो, बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग बिजनेस। पावर जनरेटिंग बिजनेस जो होते थे, बिजली बनाने वाली कंपनियां, उनको डेप्रिसिएशन का एक एक्स्ट्रा सिस्टम अलाउड था, याद है आपको? एसएलएम से उसमें आता था ये, उसमें कैपिटल गेन आता था। नॉर्मल में कैपिटल गेन आता था या कैपिटल लॉस आता था, याद है? सेट ऑफ करना। यहां पर बैलेंसिंग चार्ज बताया हुआ था मैंने, देख लेना, लिखा हुआ बुक में। 41 सबसेक्शन 2। 41 सबसेक्शन 3 है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस और इनकम डेबिटेड। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस के बारे में ये 41 सबसेक्शन 3 एंड 41 सबसेक्शन 4 किस चीज का है? बैड डेट्स रिकवरी का। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 28